नमस्कार। पॉलिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पॉलिटी मेंटर और मेरे साथ हैं रोहन। पिछली बार हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज पर चर्चा की थी और देखा था कि कैसे वे एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की नींव रखते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर, डीएसपी और ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर, आज का टॉपिक तो मुझे लगता है पॉलिटी का सबसे भारी और सबसे बड़ा टॉपिक है, संघ कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारी तो है रोहन, क्योंकि आज हम सीधे सरकार, गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं। आज हम संविधान के पार्ट 5, भाग 5, संघ द यूनियन को शुरू करेंगे और इसमें हमारा फोकस होगा संघ कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव पर। संघ कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सर, इसका ठीक मतलब क्या है? मतलब इसमें कौन कौन आता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है; कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करती है; और न्यायपालिका, जुडिशरी, जो कानून की रक्षा करती है। आज हम उस कार्यपालिका की बात कर रहे हैं जो केंद्र, सेंटर या संघ, यूनियन लेवल पर काम करती है। तो चलो आज का एजेंडा सेट करते हैं। आज हम 5 बहुत महत्वपूर्ण पदों और संस्थाओं को बहुत विस्तार से कवर करेंगे। पहला, भारत की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हम उनकी योग्यता, शपथ, चुनाव, उन पर महाभियोग, इम्पीचमेंट और उनकी सभी शक्तियां, खासकर वीटो पावर को समझेंगे। दूसरा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चौथा, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें हम 91st अमेंडमेंट की भी बात करेंगे। और पांचवां, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और उनके सहायक। हाँ सर, ये तो पूरा हुजू है भारत सरकार का। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या सीजीएल के लिए ये सब इतना डिटेल में जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट रोहन। सीजीएल टीयर 1 हो या टीयर 2, इस सेक्शन से आपको 2 से 3 सवाल तक मिल सकते हैं। आर्टिकल्स, शक्तियां, संशोधन और चुनाव प्रक्रिया, ये सीजीएल के पसंदीदा सवाल हैं। तो घबराओ मत, हम इसे एक एक करके बिल्कुल सीजीएल फोकस तरीके से पढ़ेंगे। शुरू करें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से। जी सर, बिल्कुल। सर, आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या वो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं? ये एक सीजीएल मिसकंसेप्शन बस्टर है रोहन। अमेरिका और भारत के सिस्टम में यही फर्क है रोहन। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां प्रेसिडेंट ही असली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है। यहां राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के प्रमुख नहीं है। वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र के कार्यकारी हैं। असली शक्तियां प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अच्छा, मतलब वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, लेकिन सारे फैसले खुद नहीं लेते? बिल्कुल। आर्टिकल 74 याद रखना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता, एड एंड एडवाइस पर काम करने के लिए बाध्य, बाउंड है। खैर, इस पर हम पीएम वाले सेक्शन में दोबारा आएंगे। अभी फोकस करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताओं, क्वालिफिकेशंस पर। आर्टिकल 58। सीजीएल यहां से सीधे सवाल पूछता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 4 मुख्य शर्तें हैं। 1, वो भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया हों। 2, उनकी आयु 35 इयर्स पूरी हो चुकी हो, 35 इयर्स। 3, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हों। ये सीजीएल का ट्रैप क्वेश्चन है। वो संसद लिख देते हैं, पर सही जवाब लोकसभा है। 4, वो किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। 35 वर्ष और लोकसभा के योग्य। ठीक है सर, याद रहेगा। और सर, इन्हें शपथ, ओथ कौन दिलाता है? ये सवाल मैंने पीवाईक्यू में देखा है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई दिलाते हैं। और अगर सीजेआई अनुपस्थित हों तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाते हैं। ये मस्ट रिमेंबर फैक्ट है। अब आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव, इलेक्शन पर। आर्टिकल 54 और 55, सीजीएल का एक और हॉटस्पॉट।
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव है, और जो लोग वोट देते हैं उन्हें मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज? सर ये मैंने सुना है। इसमें कौन कौन होता है? सीजीएल ये सवाल बहुत बार पूछता है। हाँ, और यही सीजीएल आपको फंसाता है। ध्यान से सुनो, इस इलेक्टोरल कॉलेज में 3 तरह के लोग होते हैं। 1. संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। 2. सभी राज्यों की विधानसभाओं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य। 3. और 70वें संशोधन 70th अमेंडमेंट 1992 के बाद दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। सर आप बार बार निर्वाचित, इलेक्टेड पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? पकड़ लिया तुमने, यही तो सीजीएल ट्रैप है। इसका मतलब है कि मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तर्क ये है कि जिसे खुद राष्ट्रपति ने चुना, वो वापस राष्ट्रपति को कैसे चुने? वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और सर एक और कंफ्यूजन, क्या विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमएलसीज के सदस्य वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं। मिसकंसेप्शन बस्टर नंबर 2, सिर्फ विधानसभा एमएलए के सदस्य, विधान परिषद एमएलसी के सदस्य नहीं, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में है भी नहीं। तो मस्ट रिमेंबर क्या है? 2 लोग वोट नहीं देते, 1 संसद और विधानसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, और 2 विधान परिषद के सभी मेंबर्स, चाहे वो चुने गए हों या मनोनीत। चुनाव का तरीका भी सीजीएल पूछता है। इसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपको इसकी गणित में नहीं जाना, बस ये याद रखो कि इसमें हर एमएलए और एमपी के वोट की एक वैल्यू होती है। एमएलए के वोट की वैल्यू राज्य की जनसंख्या, पॉपुलेशन पर निर्भर करती है, ताकि बड़े राज्य जैसे यूपी का ज्यादा वजन हो। और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीतता है। यहां जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोटों का कोटा हासिल करना होता है। समझ गया सर, इलेक्टोरल कॉलेज क्लियर हो गया। अब सर राष्ट्रपति को हटाने का क्या प्रोसेस है? मैंने महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द सुना है। हाँ, महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, ये सीजीएल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वाजी जुडिशियल, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सबसे पहले, महाभियोग का आधार क्या है? सिर्फ एक, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रक्रिया को संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा शुरू कर सकता है। कोई भी सदन? मान लीजिए लोकसभा शुरू करती है तो? अगर लोकसभा शुरू करती है तो सबसे पहले उस सदन के कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों को एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होंगे। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा। 14 दिन बाद उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और यहां आता है सीजीएल का सबसे मुश्किल सवाल। वो प्रस्ताव कुल सदस्यता के 2/3 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास होना चाहिए। कुल सदस्यता का 2/3? टोटल मेंबरशिप मतलब उपस्थित और मतदान का नहीं? बिल्कुल, यही सीजीएल ट्रैप है। ये स्पेशल मेजॉरिटी का सबसे कठिन रूप है। अगर 543 सदस्यों की लोकसभा है तो 543 का 2/3 चाहिए, भले ही उस दिन 50 लोग छुट्टी पर क्यों ना हो। जब एक सदन इसे पास कर देता है तो बिल दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच, इन्वेस्टिगेट करता है। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और अगर दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है और कुल सदस्यता के 2/3 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से प्रस्ताव पास कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी क्षण पद छोड़ना पड़ता है। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है सर। क्या आज तक कोई राष्ट्रपति इस तरह हटाए गए हैं? आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट नहीं लगा है। और रोहन, एक और फ्रीक्वेंट पीवाईक्यू, महाभियोग प्रक्रिया में कौन वोट देता है?
वही जिन्होंने चुनाव में दिया, मतलब इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज। गलत। एक और सीजीएल ट्रैप। महाभियोग इम्पीचमेंट में सिर्फ संसद के सदस्य मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हिस्सा लेते हैं और इस बार नॉमिनेटेड मेंबर्स मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं। अरे मतलब जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया वो हटाने में वोट देते हैं, ये क्यों सर? द वाई नॉट जस्ट वॉट। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स को राष्ट्रपति ने चुना था, इसलिए वो निष्पक्ष होकर राष्ट्रपति को चुन नहीं सकते। लेकिन जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तो संविधान की रक्षा करना हर एमपी का कर्तव्य है, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड। और दूसरा ट्विस्ट, राज्यों के एमएलएज जिन्होंने चुनाव में वोट दिया था वो महाभियोग में वोट नहीं देते, क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच का मामला नहीं है, ये संघ यूनियन का आंतरिक मामला है। इस फर्क को रट लो, सीजीएल यही कंफ्यूज करता है। चलो अब राष्ट्रपति की शक्तियों पावर्स पर आते हैं। सीजीएल आर्टिकल से सवाल पूछता है। हम 5-6 मुख्य शक्तियां देखेंगे। 1. कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वो पीएम, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर्स और जजों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं। मतलब नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स सब राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पर, है ना सर? बिल्कुल सही। 2. विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट हैं। आर्टिकल 85 के तहत वो संसद का सत्र, सेशन बुलाते हैं, समन, सत्रावसान, प्रोरोग करते हैं और लोकसभा को भंग, डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून, एक्ट नहीं बन सकता। और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 ये क्या है सर? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। मस्ट रिमेंबर आर्टिकल है ये। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून, टेम्पररी लॉ जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की शक्ति बिल्कुल संसद के कानून जैसी ही होती है, लेकिन इसे संसद के पुनः संवेद, रीअसेंबली होने के 6 हफ्तों 6 वीक्स के भीतर पास करवाना जरूरी है, वरना यह खत्म हो जाएगा। 6 हफ्ते? ये सीजीएल का पीवाईक्यू है। 6 महीने और 6 हफ्ते की अधिकतम अवधि, है ना? शानदार रोहन, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है और फिर 6 हफ्ते का अप्रूवल टाइम। बिल्कुल सही। 3. वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, प्रायर रिकमेंडेशन के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट राष्ट्रपति ही संसद के सामने रखवाते हैं। और वो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि से भी पैसा एडवांस कर सकते हैं। मतलब देश के खजाने पर भी इनका कंट्रोल है। कंट्रोल नहीं, निगरानी। 4. न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल 72 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर। राष्ट्रपति किसी भी सजा को, जिसमें मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस भी शामिल है, उसे माफ कर सकते हैं। इसमें 5 तरह की शक्तियां हैं: पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव। सर इनमें जल्दी से फर्क बता सकते हैं? पार्डन मतलब तो पूरी माफी हो गई। हाँ, कम्यूटेशन लघुकरण का मतलब है सजा की प्रकृति, नेचर बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलना। रेमिशन परिहार का मतलब है सजा की अवधि, ड्यूरेशन कम करना, जैसे 10 साल की सजा को 5 साल करना, लेकिन प्रकृति वही रहती है। रेस्पाइट, विराम, मतलब किसी विशेष कारण जैसे गर्भावस्था, प्रेगनेंसी की वजह से सजा कम करना। और रिप्रीव, प्रविलंबन, मतलब सजा पर अस्थायी रोक, टेम्पररी स्टे, ताकि क्षमा मांगने का समय मिल सके। 5. आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। इन पर हम बाद में एक पूरा एपिसोड करेंगे।
सर मैंने वीटो पावर के बारे में भी सुना है। जब कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, आर्टिकल 111 वो क्या है? बहुत बढ़िया रोहन कि तुमने ये पूछा। सीजीएल के लिए ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां होती हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो। मतलब राष्ट्रपति बिल पर अपनी सहमति रोक लेते हैं और वो बिल वहीं खत्म हो जाता है। ये ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल्स पर इस्तेमाल होता है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे बिना किसी बदलाव के, तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी देने के लिए बाउंड हैं। ध्यान रहे, मनी बिल, धन विधेयक को वापस नहीं भेजा जा सकता। और तीसरा है सबसे मजेदार, पॉकेट वीटो। संविधान राष्ट्रपति को कोई टाइम लिमिट नहीं देता कि उन्हें कितने दिन में बिल पर फैसला लेना है। तो राष्ट्रपति उस बिल को बस अपनी जेब में रख लेते हैं, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। ना हाँ कहते हैं, ना वापस भेजते हैं। सीजीएल का पीवाईक्यू 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर इसका इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो ये तो शानदार है। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट, समझ गया सर। तो ये थे राष्ट्रपति। रोहन, थके तो नहीं? क्योंकि अब हमें उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट पर बढ़ना है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट का टॉपिक इतना क्लियर हो गया कि मजा आ रहा है। बताइए सर, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सीजीएल क्या पूछता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 आर्टिकल सबसे जरूरी हैं। आर्टिकल 63 जो कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा। एक्स ऑफिशियो पदेन, इसका क्या मतलब है सर? एक्स ऑफिशियो का मतलब है उस पद पर होने के कारण। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। उसे अलग से चेयरमैन नहीं चुनना पड़ता। ये सीजीएल का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति होने की नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने की मिलती है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सर, इनकी योग्यता, क्वालिफिकेशंस क्या हैं? राष्ट्रपति जैसी ही? लगभग, पर एक सीजीएल ट्रैप है। 1 भारत के नागरिक, 2 35 वर्ष आयु, 3 लाभ के पद पर ना हो। लेकिन चौथा, उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। याद है, राष्ट्रपति को लोकसभा का और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का। इन्हें शपथ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये छोटा सा फर्क सीजीएल जरूर पूछेगा, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। सर, इनका चुनाव कैसे होता है? क्या राष्ट्रपति जैसा ही? लगभग, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ संसद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और यहां आता है सीजीएल ट्रैप नंबर 3। इस चुनाव में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के एमपी वोट देते हैं। रुको सर, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं देते, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं? बिल्कुल सही। और दूसरा फर्क, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के एमएलएज वोट नहीं देते, जबकि राष्ट्रपति में देते थे। ये तो कंफ्यूजिंग है, पर अब क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एमपीज और साथ ही इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं। परफेक्ट, तुमने क्रैक कर लिया। उपराष्ट्रपति को हटाना भी राष्ट्रपति जितना मुश्किल नहीं है। इन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। राज्यसभा को इफेक्टिव मेजॉरिटी से, मतलब तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, और लोकसभा को बस सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से सहमत होना होता है। और 14 दिन का नोटिस यहां भी जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य काम है राज्यसभा चलाना। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, तब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं।
अब हम आते हैं सरकार के असली इंजन पर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 एंड 75। सर अब आए रियल एग्जीक्यूटिव पे। तो सर आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम बना सकते हैं? नहीं रोहन, ये संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मूल सिद्धांत है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को पीएम नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सके। वो या तो बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है या गठबंधन कोएलिशन का नेता होता है। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। सर क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है जो एमपी ना हो, न लोकसभा का न राज्यसभा का? बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा तुमने। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 के अनुसार हाँ, एक व्यक्ति बिना एमपी बने भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने 6 मंथ्स के भीतर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो 6 महीने में एमपी नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। 6 महीने की लिमिट, ये भी सीजीएल का पीवाईक्यू है। सर और ये मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी बड़ी हो सकती है? 100-200 मंत्री? पहले ऐसा ही होता था, जिसे जंबो मिनिस्ट्री कहते थे। लेकिन 91st अमेंडमेंट, 91वां संशोधन 2003, इसे रट लो। इस संशोधन ने मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आकार को सीमित, लिमिट कर दिया। अब पीएम को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15%, 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% ऑफ लोकसभा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। हाँ, और अब आते हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पर, सीजीएल का मस्ट रिमेंबर आर्टिकल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। मतलब अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो तो भी सबको जाना पड़ता है। यही टीम वर्क है, और ये उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति नहीं। सीजीएल इसमें भी फंसाता है। इसके अलावा आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं, जिसका असली मतलब है कि पीएम कभी भी राष्ट्रपति को कहकर किसी मंत्री को हटवा सकते हैं। समझ गया सर, टीम की हार सबकी हार। सर एक और कंफ्यूजन, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल, कैबिनेट में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल, मिसकंसेप्शन बस्टर है ये। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी संस्था है। इसमें 60-70 मंत्री हो सकते हैं। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। 1. कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हैं। 2. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। और 3. डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल, कैबिनेट, वो कोर टीम है। इसमें सिर्फ 15-20 सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम होते हैं। सरकार के सारे बड़े फैसले यही कैबिनेट लेती है। मंत्री परिषद एक बड़ी बस है और कैबिनेट उस बस का ड्राइविंग केबिन है। और कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। ठीक है, अब हम अपनी कार्यपालिका के आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य पर आते हैं, भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76? बेहतरीन, आर्टिकल 76। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। आसान भाषा में वो भारत सरकार का वकील है।
उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीजीएल का पीवाईक्यू, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन चाहिए? शायद हाई कोर्ट का जज? नहीं, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए चाहिए होती है। ये याद रखना। अच्छा, मतलब बहुत सीनियर वकील होना चाहिए। तो इनका काम सरकार के लिए केस लड़ना है? हाँ, सरकार को कानूनी सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना। लेकिन इनकी शक्तियों में है असली सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन। आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। क्या मतलब वो एमपी नहीं है, फिर भी संसद में बैठ सकते हैं? हाँ, वो किसी भी संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं हैं। सीजीएल ये सवाल बार बार पूछता है, कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? जवाब है अटॉर्नी जनरल। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर। सर, इनका कार्यकाल टर्म कितना होता है? 5 साल? एक और सीजीएल ट्रैप, महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा तय नहीं, नॉट फिक्स्ड है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं। इसका सीधा मतलब है, जब सरकार बदलती है, मतलब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, तो अटॉर्नी जनरल को भी इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर हुई थी। अच्छा, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट है। सर, क्या वो अकेले ही सारा काम करते हैं? मैंने सॉलिसिटर जनरल का नाम भी सुना है। मिसकंसेप्शन बस्टर टाइम। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। लेकिन मस्ट रिमेंबर फैक्ट ये है कि संविधान में सिर्फ अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 का जिक्र है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि वैधानिक, स्टैट्यूटरी हैं, मतलब उन्हें कानून बनाकर बनाया गया है। वाह, ये बहुत बड़ा फर्क है। एजी संवैधानिक है, एसजी वैधानिक। तो रोहन, ये थी हमारी संघ कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति से लेकर महान्यायवादी तक। मुझे पता है ये बहुत जानकारी थी, लेकिन ये सब जरूरी हैं। सर, दिमाग थोड़ा भर गया है लेकिन आज पहली बार ये सारे पद और उनके बीच का रिश्ता क्लियर हुआ है। वो वीटो पावर्स, 15% लिमिट वाला 91st अमेंडमेंट और एजी वर्सेस एसजी वाला फर्क, ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बढ़िया। चलो, अब समय है आज के रिव्यू सेगमेंट का। देखते हैं आज के मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स क्या हैं। पहला, राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष और लोकसभा सदस्य। उपराष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष और राज्यसभा सदस्य। राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। दूसरा, राष्ट्रपति चुनाव, इलेक्टेड एमपीज प्लस इलेक्टेड एमएलएज। राष्ट्रपति महाभियोग, इम्पीचमेंट, ऑल एमपीज ओनली, नो एमएलएज। तीसरा, राष्ट्रपति की 3 मस्ट रिमेंबर शक्तियां, आर्टिकल 72 क्षमादान, आर्टिकल 123 अध्यादेश और आर्टिकल 111 वीटो पावर्स। चौथा, 91st अमेंडमेंट, 91वां संशोधन, मंत्रिपरिषद का आकार पीएम समेत लोकसभा का 15%। पांचवा, कोई भी मंत्री बिना एमपी बने 6 महीने तक रह सकता है। छठा, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और सातवां, आर्टिकल 76, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो संसद में बोल सकता है पर वोट नहीं कर सकता। वो एक संवैधानिक पद है, जबकि सॉलिसिटर जनरल वैधानिक, स्टैट्यूटरी है। तैयार हो रोहन? अब है हमारा पीवाईक्यू क्विज राउंड। जी सर, मैं तैयार हूं। क्वेश्चन 1, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 60, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शानदार। क्वेश्चन 2, जब कोई धन विधेयक, मनी बिल नहीं, एक साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, तो वो किस वीटो का प्रयोग कर रहे हैं?
वो उसे सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन 3, 91वें संशोधन 91st अमेंडमेंट के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की शक्ति का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? 15%, 15%, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। बेहतरीन। क्वेश्चन 4, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर सदस्य बनना होगा? उसे 6 महीने 6 मंथ्स के भीतर सदस्य बनना होगा। एकदम सही। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, वो एक वैधानिक स्टैट्यूटरी पद है। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही संवैधानिक है। बहुत बढ़िया रोहन, 5 में से 5। लगता है आज का ये लंबा एपिसोड सफल रहा। आज हमने संघ कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह समझ लिया है। अगले एपिसोड P5 में हम सरकार के दूसरे अंग, संघ विधायिका, द यूनियन लेजिस्लेचर की बात करेंगे। हम समझेंगे संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और ये जानेंगे कि एक बिल कैसे कानून, एक्ट बनता है। मजा आएगा सर। धन विधेयक, मनी बिल और साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल का कंफ्यूजन भी दूर करना है। धन्यवाद सर, आज बहुत कुछ सीखा। जरूर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।